चैप्टर्स 609, 610, 611, 612। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 609 आजाद नहीं तो मौत ही सही। सीन के बीच में तीनों की आपस में घुल रही थीं। जायंट सुन की विल की मदद से की के घने बहाव ने ताई बाई यूनशेंग के चारों तरफ लगभग एक कोकून सा बना लिया था। उसकी सारी चोटें कब की बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थीं। उसका जिस्म, रूह और होश सब एक ऊंचे लेवल पर रिफाइन हो रहे थे। उसने अपनी जिंदगी पर एक नजर डाली। अतीत के मंजर उसके दिमाग में तेजी से चमक रहे थे। महान डाव के रहस्य उसके जहन में घूम रहे थे। यूज लगातार नई नई प्रेरणाएं मिल रही थीं। कल्टीवेशन की अनमुश्किल समस्याओं के परफेक्ट सॉल्यूशंस मिल रहे थे जिन्होंने यूज अतीत में रोक रखा था। इस पल आसमान और जमीन सेल्फलेस टीचर्स की तरह थे, अपना सारा ज्ञान ताई बाई यूनशेंग को दे रहे थे। लेकिन आसमान और जमीन के रहस्य इतने विशाल और गहरे थे कि ताई बाई यूनशेंग जितना ज्यादा जानता उतना हाई यूज अपनी हैसियत का एहसास होता। उसके पास अपने टाइम पथ पर फोकस करने और अपने ज्ञान को रिफाइन और डेवलप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। टाइम पाथ को लेकर उसकी समझ उसकी जिंदगी के पीक पर पहुंच गई थी। कुदरत से प्रेरणा। इंसान सभी जीवों की आत्मा है। गु आसमान और जमीन का सार है। गु मास्टर्स गु का इस्तेमाल करते, गु रिफाइन करते और गु पालते। ये असल में दुनिया को सीखने, खोजने और स्टडी करने का एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस था। गु इमॉर्टल बनने की प्रोसेस में एक गु मास्टर को दुनिया को इनडायरेक्टली समझने के लिए गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि यह आसमान और जमीन के साथ एक डायरेक्ट इंटरैक्शन था। ये शायद गु इमॉर्टल बनने से पहले किसी की पूरी जिंदगी में इस कीमती मौके को पाने का इकलौता चांस था। रैंक 5 पीक स्टेज मॉर्टल गु मास्टर्स की फिनिशिंग लाइन थी, लेकिन रैंक 6 गु इमॉर्टल्स मॉर्टल से परे द गु इमॉर्टल बनना तो बस एक नई शुरुआत थी। इस क्रूशियल शुरुआती पॉइंट पर हर गु इमॉर्टल के फ्यूचर की अचीवमेंट्स उनके जमा किए गए पोटेंशियल के हिसाब से अलग अलग होंगी। इतना खूबसूरत अनुभव, लेकिन मेरी ह्यूमन ची काफी नहीं है। ताई बाई यूनशेंग इस एहसास में डूबे रहना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं सका। उसके चेहरे पर एक अफसोस का भाव आ गया। उसकी ह्यूमन की पहले ही लगभग खत्म हो चुकी थी और ये ह्यूमन ची इमॉर्टल गु की मदद मिलने के बाद था, वरना समय और भी कम होता। की का कोकून फैल गया और ताई बाई यूनशेंग का चेहरा फिर से दिखने लगा। तीनों की मिलकर 3 कलर्ड प्राइमोर्डियल की के एक मैस में सिमट गई थीं, जो वहां जम गई जहां पहले ताई बाई यूनशेंग का एपर्चर हुआ करता था। इस कदम का मतलब था गु इमॉर्टल बनने का दूसरा स्टेप की प्राप्त करना पूरा हो गया था। अगला और आखिरी स्टेप था गु इमॉर्टल बनने का, गु रिलीज करना। ताई बाई यूनशेंग बेहद सीरियस था जब उसने रिवर एज बिफोर, माउंटेन एज बिफोर और मन एज बिफोर गु को बाहर निकला। ये तीनों गु उसके कोर गु वॉर्म्स दी और वो उनसे बेहद फैमिलियर था। इसके अलावा मैन एज बिफोर गु तो उसका विटल गु भी था। फाइनली सबसे क्रूशियल पैल, ताई बाई यूनशेंग ने सबसे पहले अपने विटल गु को अपने जिस्म में 3 कलर्ड प्राइमोर्डियल की के मैस में भेजा। बूम! अचानक एक तूफानी बादलों की गरज जैसी रहस्यमयी आवाज ताई बाई यूनशेंग के कानों में गूंजी, जिससे उसका पूरा जिस्म जोर से कांप उठा। ट्राई कलर्ड ची का मास शुरू में एक साथ मिला हुआ था और लगातार सर्कुलेशन में बह रहा था, लेकिन मन एज बिफोर के घुसने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने किसी एक्सप्लोसिव में आग लगा दी हो। प्राइमोर्डियल की का मास फौरन जोर से फट गया। बिना डिस्ट्रक्शन के कोई क्रिएशन नहीं हो सकता, मौत में ही नई जिंदगी है। ये वो पाल था जब एक मोर्टल गु इमॉर्टल बन सकता था। वो धमाका सच में रहस्यमय था, जिंदगी के चमत्कारों को एक्सप्लोड कर रहा था, एक पूरी नई दुनिया को एक्सप्लोड कर रहा था। मॉर्टल एपर्चर टूट गया था, एक इमॉर्टल एपर्चर बन रहा था। इमॉर्टल एपर्चर एक छोटी सी दुनिया जैसा था। आसमान क्रिस्टल की तरह नीला था और जमीन पीले पत्थरों से भरी एक वीरान बंजर जमीन थी। ये एक नए पैदा हुए बच्चे जैसा था जिसे पोषण की सख्त जरूरत थी। बाहरी दुनिया पर एक बेहद मजबूत सक्शन और अब्जॉर्प्शन फोर्स के साथ फूट पड़ा। वुश वुश वुश! हेवन की और अर्थ ची पागलों की तरह ताई बाई यूनशेंग में समाने लगी, नॉनस्टॉप इमॉर्टल एपर्चर में बहती हुई। इमॉर्टल एपर्चर में जमीन तेजी से फैली। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का 2/3, 1000 का 4/3, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और टाइम फ्लो भी 1:1 रेशियो से बढ़कर 1:10, 1:20 हो गया। की के पागलपन भरे बहाव से इमॉर्टल एपर्चर धीरे धीरे इनस्टेबल होने लगा था। ताई बाई यूनशेंग ने फिर रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर को अंदर भेजा, जिससे सिचुएशन आखिरकार स्टेबल हो गई। इमॉर्टल एपर्चर लगातार फैल रहा था और रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी अंधेरे में बह रही थी, जिससे टाइम फ्लो स्टेडली बढ़ रहा था। वक्त गुजरा, ताई बाई यूनशेंग इमॉर्टल एपर्चर की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए गु वॉर्म्स डालता रहा।
3,500 स्क्वायर किलोमीटर, 4,000, 4,500। 1 to 30, 1 to 31, 1 to 32, 1 to 33। इमॉर्टल एपर्चर इस पॉइंट पर अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच चुका था, जैसे उसने पेट भरकर खा पी लिया हो। अचानक उसकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन साफ हेवन की अभी भी आसमान से आ रही थी और सुनहरी अर्थ की अभी भी जमीन से ऊपर उठ रही थी। इस वक्त इमॉर्टल एपर्चर हेवन की और अर्थ की को पहले से बहुत धीरे अब्जॉर्ब कर रहा था। पहले वो बड़े बड़े घूंट पी रहा था, जबकि अब वो धीरे धीरे चुस्कियां ले रहा था। हेवन और अर्थ ची इमॉर्टल एपर्चर में कन्वर्ज हुई। हरे और सुनहरे कोहरे और बादलों ने पूरे इमॉर्टल एपर्चर को भर दिया। घने की के बहाव से अंदर इमॉर्टल एसेंस के मोती बन रहे थे। वो ठीक रैंक 6 गू इमॉर्टल के हरे अंगूर जैसे इमॉर्टल एसेंस द पूरे 36। आसमान में ट्रिब्यूलेशन के बादल और जमीन पर कैलेमिटी की धूल धीरे धीरे खत्म होने लगी। इमॉर्टल एपर्चर में कोहरे जैसी हेवन की और अर्थ ची हालांकि अभी तक गायब नहीं हुई थी। वो मैन एज बिफोर, रिवर एज बिफोर, माउंटेन एज बिफोर और दूसरे गू वॉर्म्स के चारों तरफ जम गए, जिससे इन गू वॉर्म्स के ऊपर एक घना की का कोकून बन गया। दोनों की मिल गए, आसमान और जमीन का मिलन हुआ। ची ककून्स के अंदर हर गू वर्म में रहस्यमय बदलाव आने शुरू हो गए थे। वक्त आ गया है। एक गू रेसिपी ताई बाई यून शेंग के दिमाग में चमकी। यह गू रेसिपी एक इमॉर्टल गू की सिर्फ एक थियोरेटिकल गू रेसिपी थी। ये उस बूढ़े भिखारी के गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस से थी। ताई बाई यून शेंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह थियोरेटिकल गू रेसिपी कामयाब होगी या नहीं, लेकिन उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। उसकी उम्र अपने अंजाम के करीब थी, लगभग पूरी तरह खत्म होने वाली थी। गू इमॉर्टल बनने के बाद उसके सेंसर्स एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गए, खासकर समय को लेकर सेंस सबसे ज्यादा बढ़ गया था। ये एक सांस तक प्रिसाइज था। ये नया एहसास यूज ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाया और वो चुप हो गया। दबाव महसूस कर रहा था और यहां तक कि डर भी, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि उसके पास जो वक्त बचा था वो सच में बहुत ज्यादा नहीं था। बिल्कुल तेज धूप में एक छोटे से पुडाले की तरह, जिसमें उसकी उम्र पुडाले में बची पानी की पतली सी परत थी। उसने लाइफ स्पैन गू हासिल करने का प्लान बनाया था, लेकिन फैंग युआन के गुप्त मैनिपुलेशंस की वजह से वो फेल हो गया। महान हॉल तक पहुंचने में उसने जो खूनी रास्ता अनुभव किया था वो तो उसके दिल में एक गांठ बन गया था। ए फ्लैट उसकी इकलौती उम्मीद मैन एज बिफोर गू में थी। थियोरेटिकल गू रेसिपी के मुताबिक जब मन एज बिफोर गू रैंक 6 में एडवांस हो जाता है तो उस खुद पर इस्तेमाल किया जा सकता था। रिफाइन, ताई बाई यून शेंग ने धीरे से चिल्लाया। उसके दिमाग में अनगिनत विचार उभार आए। इन विचारों ने थियोरेटिकल गू रेसिपी बनाई जो सीधे इमॉर्टल एपर्चर में और फिर मन एज बिफोर गू को ढकने वाले घने कोकून में चली गई। ये हेवन और अर्थ की सभी जीवित प्राणियों का सोर्स थे। जब दोनों ने इंटरैक्ट किया तो वो आसमान और जमीन की सभी चीजों में इवॉल्व हो गए। यह दोनों की सभी जीवित प्राणियों का मूल थे और किसी भी गू रिफाइनमेंट मटेरियल की जगह ले सकते थे। ताई बाई यून शेंग के विचार चाबियों की तरह द जिन्होंने हेवन और अर्थ की को सही दिशा में डायरेक्ट किया। विचार कोकून में दाखिल हुए और फौरन एक जोरदार बदलाव लाए। हालांकि इसकी तुलना गू रिलीज करने के पहले स्टेप में 3 की के एक्सप्लोजन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसका असर भी कम नहीं था। ची ककून एक निगलने वाली ताकत के साथ फट पड़ा। इमॉर्टल एपर्चर में बची हुई हेवन और अर्थ की को बिना रुके निगलने लगा। वुश 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 की का बहाव नॉनस्टॉप बीता रहा, एक चीखती हुई आंधी बनाता हुआ। मैन एज बिफोर गू तूफान का सेंटर बन गया। बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ की यूएस में समा गई, जो गू रिफाइनमेंट रिसोर्सेज में बदल गई। यही है, यही है। ताई बाई यून शेंग हवा में धीरे से बड़बड़ाया। उसके लहजे में संतुष्टि और उम्मीद दोनों थी। इतनी मेहनत और रिस्क के बाद अब आखिरकार उस कामयाबी की उम्मीद दिख रही थी। हालांकि प्रोसेस अजीब और गरीब घटनाओं से भरा था। अगर ट्रू यांग बिल्डिंग ने कुछ ना किया होता तो ताई बाई यून शेंग का दूसरे स्टेप में गिरना तय था। ये सोचते हुए उसने ट्रू यांग बिल्डिंग पर एक नजर डाली। वो जायंट सुन के ब्लड लाइन का नहीं था, लेकिन ट्रू यांग बिल्डिंग ने सच में उसकी मदद की थी। ये एक फैक्ट था। क्या जायंट सुन की विल जाग गई? ताई बाई यून शेंग ने मन ही मन अंदाजा लगाया। उसके पास एक गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस था। उसका अनुभव और ज्ञान हे लू लन और ये लुई संग जैसे लोगों से कम नहीं था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल गू इमॉर्टल्स के प्रवेश पर रोक लगाता है। मैं यहां गू इमॉर्टल बैन कर पहले हाई इस नियम को तोड़ चुका हूं। तो जायंट सुन की विल फिर भी मेरी मदद क्यों करेगी? ताई बाई यून शेंग उलझन में था। अपने इतने अनुभव के बावजूद वो ट्रू यांग बिल्डिंग में हो रही चीजों का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर फ्रॉस्ट जेड पीकॉक तीखी आवाजें निकाल रही थी।
उसके जिस्म पर लगा हरा पेस्ट लगातार हिल और उछाल रहा था, लोहे की जंजीरें भी हिल रही थीं, जब वो आपस में टकराती तो खनकने की आवाज आती। यूज सील करने वाली ताकतें ग्रुअल मड के कोरोजन से पिघल रही थीं। लेकिन फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने खुशी का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि वो डर और चिंता से भरी हुई थी। जायंट सुन की विल, हालांकि, जोर से हंसी, छोटी चिड़िया, तुम्हारी कोशिश बेकार है। ताई बाई यून शेंग के जरिए जायंट सुन की विल कुछ तरीकों का फायदा उठाकर इंपीरियल कोर्ट लैंड स्पिरिट पर चतुराई से हमला कर पा रही थी, उसकी ताकत को उसकी बुनियाद से कमजोर कर रही थी। इसके बावजूद कि फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को बांधने वाली ताकतें लगातार कमजोर हो रही थीं, जायंट सुन की विल ने पहले ही कुछ समय खरीद लिया था। उसने स्पेशल विल गू फॉर्मेशन को ZYA डटार समझ लिया था जिसने उस घेर रखा था। एक इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट इतना सिंपल कैसे हो सकता है? जब तक जायंट सुन की विल पूरी तरह आजाद थी, उसके पास नेचुरल रूप से लैंड स्पिरिट को फिर से सील करने के लिए मेटल पाथ, वाटर पाथ, फायर पाथ और इस तरह के कई मेथड्स थे। मैं बहुत लंबे समय तक सोया रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले इस नाफरमान लैंड स्पिरिट को उसकी जगह दिखाऊंगा, फिर मेन ट्रू यांग बिल्डिंग के छोटे मोटे लूप होल्स को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इस वक्त 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक बार फिर लोहे के ड्रम की तरह होगी, जो लाखों सालों तक खड़ी रहेगी। जायंट सुन की विल का लहजा गहरा और गंभीर था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। लाखों सालों तक खड़ी रहेगी। सुनने के बाद फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के रोंगटे खड़े हो गए। एक लैंड स्पिरिट एक जुनून से बनती है और मास्टर को पहचानने का मामला फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक इस मामले में दूसरे लैंड स्पिरिट से भी अलग थी। वो बेहद घमंडी थी और थोड़ा सा भी झुकने को तैयार नहीं थी। लेकिन फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने अब और संघर्ष नहीं किया, बल्कि अजीब तरह से निराश होकर लेट गई। हालांकि उसकी निगाहें अभी भी चाकू की तरह तेज थीं, पूरी तरह नफरत से भरी हुई। जायंट सुन की विल हैरान रह गई। इससे पहले कि अचानक उस कुछ समझ आता, वो गुस्से में चिल्लाया, छोटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर ट्रिब्यूलेशन के बादल और कैलेमिटी की धूल धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या लॉर्ड ताइबायून शेंगू इमॉर्टल बनने में कामयाब हो गए? जो लोग सच नहीं जानते थे, वो ये नज़ारा देखकर उत्साहित हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ताइबायून शेंग तीसरे स्टेप तक पहुंच जाएगा। उसके हाव भाव देखकर लगता है इमॉर्टल एपर्चर बन चुका है। पता नहीं उसने किस ग्रेड का ब्लेस्ड लैंड बनाया है। ये लुई संग बड़बड़ाया। गू इमॉर्टल बनने की प्रोसेस में दूसरा स्टेप पार करने के बाद गू मास्टर एक इमॉर्टल एपर्चर बना सकता था। रैंक 6 और रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स को ब्लेस्ड लैंड्स कहते थे। रैंक 8 और रैंक 9 गू इमॉर्टल के एपर्चर्स को ग्रोटो हेवंस। ब्लेसड लैंड्स को 3 ग्रेड्स में बांटा जाता है, जो लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज के अनुसार होते हैं। जितना ज्यादा हेवन, अर्थ और ह्यूमन ची फ्यूज होता है, ब्लेस्ड लैंड का ग्रेड उतना ही ऊंचा होता है। स्मॉल ब्लेस्ड लैंड्स का एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है। वो रिवर ऑफ टाइम की एक छोटी ट्रिब्यूटरी को खींच सकते हैं और 10 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस के मोती बना सकते हैं। वहां रिसोर्सेज कम होते हैं। मीडियम ग्रेड ब्लेस्ड लैंड्स सादे 2 से 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं। वो रिवर ऑफ टाइम की थोड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी को खींच सकते हैं और 20 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस के मोती बना सकते हैं। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड्स सादे 4 से 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं और रिवर ऑफ टाइम की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी को खींच सकते हैं। बनने वाले इमॉर्टल एसेंस की मात्रा 30 से ज्यादा होती है और काफी हेवन और अर्थ की बची रहती है, जो आपस में इंटरैक्ट करके एक मोर्टल गू को इमॉर्टल गू में रिफाइन कर सकती है। हे लूलैन की निगाहें सीधे आगे टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चमक रही थी। उसकी भावें थोड़ी सिकुड़ गई। ताइबायून शेंग ट्रू यांग बिल्डिंग की मदद से दूसरा स्टेप पार करके तीसरे स्टेप तक पहुंच गया था और अब ऐसा लग रहा था कि उसके गू इमॉर्टल बनने का काफी अच्छा चांस है। अगर ताइबायून शेंग गू इमॉर्टल बन जाता है तो मुझे क्या स्टांस लेना चाहिए? मुझे उससे कैसे ट्रीट करना चाहिए? हे लूलैन इस मसले पर सोच रहा था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ताइबायून शेंग को बिना शक एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड मिलेगा। लेकिन एक इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में रिस्क होता है। इमॉर्टल एपर्चर में कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस बन जाती हैं। फैंग युआन की निगाहें लगातार चमक रही थीं। एक मोर्टल के लिए गू इमॉर्टल बनना नेचुरली यूएस में खास रिस्क होते थे। गू मास्टर्स के साथ ऐसा था तो गू वॉर्म्स पर भी यही लागू होता था। इंसान हेवन और अर्थ ची लेटेदर ह्यूमन की के साथ फ्यूज होते द टीन की के फ्यूजन से हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज आती थीं। गू वॉर्म्स हेवन और अर्थ ची लेटेदर और वो भी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को इंड्यूस करते थे।
बाहरी लोगों के लिए किसी के अपने ब्लेस्ड लैंड के अंदर की कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस में दखल देना मुश्किल था। ट्रू यांग बिल्डिंग ताई बाई यून शेंग को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, लेकिन वो उसके जिस्म के अंदर ब्लेस्ड लैंड यानी इमॉर्टल एपर्चर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, ताई बाई यून शेंग को सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना था। हाँ, फैंग युआन ने अचानक आसमान की तरफ देखा। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के आसमान की बात करें तो दिन में सुनहरी रोशनी चमकती थी, जबकि रात में हल्की चांदी की रोशनी चमकती थी। लेकिन अभी सुनहरे आसमान में काले रंग के निशान बन गए थे जिनसे सितारों की रोशनी चमक रही थी। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया का रात का आसमान था। पूरा इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड कांपने लगा। हर कोई हैरानी और शौक में चिल्लाने लगा। ट्रिब्यूलेशन के बादल और कैलेमिटी की धूल जो लगभग गायब हो चुकी थी, फिर से जमने लगी। बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ ची ताई बाई यून शेंग के जिस्म में नॉनस्टॉप घुसने लगी, सीधे उसके इमॉर्टल एपर्चर में जैसे परवाने आग की तरफ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हे लू लैन हक्का बक्का रह गया। आखिर हो क्या रहा है? ये लुई संग ने अपना सर पकड़ लिया, अनजाने में चिल्लाते हुए। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से बहुत ज्यादा हेवन और अर्थ ची अब्जॉर्ब कर ली गई है। उसकी बुनियाद को चोट पहुंची है, इसलिए वो बाहरी दुनिया को दिखा रहा है, नॉर्दर्न प्लेन से जुड़ रहा है। फैंग युआन का दिमाग हिल गया। उसकी नजर ताई बाई यून शेंग से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर चली गई। उसने सच का अंदाजा लगा लिया था। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक सच में इतना घमंडी था कि वो जायंट सुन की विल द्वारा दबाए जाने से बेहतर मरना पसंद करेगा। उसने अपने शब्दों को सच कर दिखाया। चैप्टर 610 जीत और हार की चाबी। जब एक गू मास्टर एक इमोर्टल बनता है तो उनका अपर्चर एक इमोर्टल एपर्चर में बदल जाता है। इमोर्टल एपर्चर अपर्चर का एक क्वालिटेटिव एवोल्यूशन है। ये एक पूरी नई छोटी दुनिया के क्रिएशन जैसा है। रैंक 6 और 7 गू इमोर्टल के एपर्चर्स को ब्लेस्ड लैंड्स कहा जाता था। रैंक 8 और 9 गू इमोर्टल के एपर्चर्स को ग्रोटो हेवंस कहा जाता था। अगर एक गू इमोर्टल की मरते वक्त कोई ऑब्सेशन पीछे रह जाती तो वो इमोर्टल एपर्चर के अंदर की हेवनली पावर के साथ मिलकर लैंड स्पिरिट बन जाती। हर इमोर्टल एपर्चर यूनिक होता है, ये गू इमोर्टल के जिस्म का एक हिस्सा होता है। कुछ मायनों में भले ही एक गू इमोर्टल मर जाए, उनके पीछे छोड़ा गया लैंड स्पिरिट और इमोर्टल एपर्चर उनके लिए एक अजीब तरह की लाइफ एक्सटेंशन माना जा सकता है। ठीक इसीलिए क्योंकि लैंड स्पिरिट एक ऑब्सेशन से बनता है, वो रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल नहीं। इतिहास में ऐसे कई मामले थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गू इमोर्टल जबरदस्ती एक ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर लेता लेकिन ओनर बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता तो लैंड स्पिरिट उन्हें रिजेक्ट कर देता और आखिर में लैंड स्पिरिट सीधे सेल्फ डेटोनेट कर सकता था, जिससे गू इमोर्टल की सारी मेहनत बेकार हो जाती। जायंट सुन की विल ने जबरदस्ती इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को सील कर दिया था। इसने पिछले लाखों सालों का गुस्सा उसके अंदर जमा कर दिया था। एफ्लैट जब वो उस फिर से सील करना चाहता था तो फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का दृढ़ दिल आखिरकार भड़क उठा। ये क्या हो रहा है? लॉर्ड ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल असेंशन ने ब्लेस्ड लैंड में एक लूपहोल बना दिया है। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड इस वक्त बाहरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। ये अविश्वसनीय है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बुरा है, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लेस्ड लैंड तबाह होने वाला है? ब्लेस्ड लैंड में हर कोई डर से चिल्ला रहा था, वो घबराए हुए थे और उनके शक फैल रहे थे। आसमान में अनगिनत दरारें बन गई थीं। ब्लेस्ड लैंड का आसमान, जो चांदी और सोने का था, अब उसमें बहुत सारी दरारें थीं। इन दरारों से नॉर्दर्न प्लेन्स का सितारों भरा आसमान देखा जा सकता था। फैंग युआन की निगाहें अभी भी हमेशा की तरह शांत थीं। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड इतनी आसानी से सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। उसने अपने दिल में बड़बड़ाया, इस बारे में वो बेहद कॉन्फिडेंट था। इतिहास में लैंड स्पिरिट के सुसाइड करने और अपने साथ ब्लेस्ड लैंड को तबाह करने के कई मामले थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला था। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट था। यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकता था? ये एक रैंक 9 गू इमॉर्टल की कड़ी मेहनत थी। इस सेटअप ने पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन को कवर किया हुआ था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग सबसे बड़ी बाधा थी। अगर यह अतीत में होता तो लैंड स्पिरिट ऐसी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता था? सिवाय इसके कि अब जायंट सुन की विल अभी अभी जागी थी, वो अनजान था और इस गड़बड़ी को सुझाने में वक्त बर्बाद करना पड़ा। इस बीच लैंड स्पिरिट को कैद करने वाला सील मेरे ग्रुएल मड इमॉर्टल गू की वजह से काफी कमजोर हो गया था। इससे लैंड स्पिरिट को इतनी जोरदार कोशिश करने का मौका मिला। अपने एनालिसिस में फैंग युआन मन हाई मन जायंट सुन के रेजोल्यूशन और मेथड्स की तारीफ किए बिना नहीं रह सका।
उसने ताई बायून शेंग के मोहरे का इस्तेमाल किया था और अपने लिमिटेड मेथड से उसने कीमती समय जीतने में कामयाबी हासिल की और जीत के तराजू को अपनी तरफ झुका दिया। हालांकि भले हाईलैंड स्पिरिट सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी ही हेवन और अर्थ की को अब्जॉर्ब करने जैसा बेसिक काम तो कर ही सकता है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अपनी निगाहें ताई बायून शेंग की तरफ की। ताई बायून शेंग के सर के ऊपर बिखरा हुआ ट्रिब्यूलेशन क्लाउड एक बार फिर से बन गया और जमीन पर कैलेमिटी की धूल भी फैलने लगी। बड़ी मात्रा में हेवन की और अर्थ की बाहर निकल आई। वो एक नया हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी बनाने वाले थे। ये क्या हो रहा है? अभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलेमिटीज क्यों हैं? क्या ये खत्म नहीं हो गया था? ये देखकर ये लुई सन की एक शौक में फटी की फटी रह गई। यह रिकॉर्ड्स में जो लिखा है उससे अलग है। ताई बायून शेंग के साथ कुछ अजीब हो रहा है। लगातार दो हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलेमिटीज क्यों आ रही हैं? हे लू लन भी बहुत कंफ्यूज था। जब उन्हें ही नहीं पता था तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। एक बार फिर से बनते हुए शक्तिशाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी को देखते हुए बहुत से लोग भी जुबानदार, क्योंकि वो ताई बायून शेंग की हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। ताई बायून शेंग का चेहरा राख जैसा हो गया था। अभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्यों बन रहा है? मेरे इनहेरिटेंस में ये नहीं लिखा था कि ऐसा होगा। वो शॉक्ड और गुस्से में था, क्योंकि ना सिर्फ बाहर बल्कि उसी समय उसके जिस्म के अंदर इमॉर्टल एपर्चर में भी एक और हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी बन रही थी। जब एक मोर्टल गू एक इमॉर्टल गू बनता है तो ये एक गू मास्टर के इमॉर्टल बनने जैसा होता है। ये एक खतरनाक प्रोसेस है जिसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आता है जो आसमान को चुनौती देता है। जब गू वॉर्म्स को इमॉर्टल गू में रिफाइन किया जाता है तो उन्हें हेवन और अर्थ की को शामिल करना पड़ता है। इस तरह करस्पॉन्डिंग हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलेमिटीज बनती हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबत का सामना करते हुए ताई बायून शेंग ना आगे बढ़ सकता था ना पीछे। वो एक समस्या पर ध्यान देते हुए दूसरी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी हालत बहुत चिंताजनक थी। फैंग युआन ने ग्रुअल मड इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके लैंड स्पिरिट को जगाया था। ताई बायून शेंग का इमॉर्टल असेंशन लैंड स्पिरिट और जायंट सुन की विल के बीच की लड़ाई में एक क्रूशियल मोहरा बन गया था। यह इमॉर्टल असेंशन पहले ही उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फैंग युआन के अलावा बाकी सब अंधेरे में थे। वो सच से अनजान थे। सिर्फ फैंग युआन हाईलैंड स्पिरिट का इरादा जानता था। समय के खिलाफ दौड़ में लैंड स्पिरिट जायंट सुन की विल से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना ध्यान ताई बायून शेंग पर लगाया। हेवन की और अर्थ की को लैंड स्पिरिट की अपनी बुनियाद की कुर्बानी देकर निकला गया था। उसका इरादा हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी बनाना था जो ताई बायून शेंग को तबाह कर देगा। यूज मार कर लैंड स्पिरिट को क्या फायदा होगा? इसमें इमॉर्टल एपर्चर को निगलना शामिल था। मॉर्टल एपर्चर्स को निगलना और मिलाना आसान नहीं था, लेकिन इमॉर्टल बनने के बाद इमॉर्टल एपर्चर एक छोटी दुनिया थी। दुनियाओं के बीच उन्हें निगला और असिमुलेट किया जा सकता था। इसमें गू इमॉर्टल्स के लिए बहुत फायदे थे। उस समय टियंती पर्वत पर फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के टेरिटरी का एक हिस्सा छोड़ दिया था, जिसे दूसरे गू इमॉर्टल्स ने तेजी से ले लिया था। दूसरे इमॉर्टल एपर्चर्स को निगलकर अपने इमॉर्टल एपर्चर को मजबूत करना, इससे बहुत कुछ हासिल होता था। अगर लैंड स्पिरिट ताई बायून शेंग को तबाह कर देता तो उसके मरने के बाद उसका इमॉर्टल एपर्चर बना रहता। फिर यूज इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड द्वारा अब्जॉर्ब और असिमुलेट कर लिया जाता। एपर्चर को निगलने के बाद ब्लेस्ड लैंड की बुनियाद बढ़ जाती और लैंड स्पिरिट बहुत मजबूत हो जाता। ये उसके लिए जायंट सुन के सील को तोड़ने में बहुत मदद करता। आसमान में काले बादल गरज रहे थे जबकि बिजली और गरज गूंज रही थी। अनगिनत बैंगनी बिजली के झटके बिजली के गोलों में बदल गए। जमीन पर कैलेमिटी की धूल जम गई, नंगी जमीन दिखाते हुए। जमीन पर एक दरार बन गई। ये 100 मीटर चौड़ी थी, अंदर से लाल गरम आग दिखाते हुए। ये एक वीरान जानवर जैसा लग रहा था जो अपना खून प्यासा मुंह खोल रहा हो। आग ऊपर उठी, रिस्ट्रेनिंग स्मोक के कई निशान बनाते हुए जब वो ऊपर उठी। केओटिक लाइटनिंग बॉल्स, रिस्ट्रेनिंग स्मोक। फैंग युआन ने हल्की सी भावे सिकोड़ी। केओटिक लाइटनिंग बॉल्स ना सिर्फ बहुत शक्तिशाली बल्कि वो गू मास्टर के दिमाग और विल को भी खराब कर सकते थे, एक केओटिक इफेक्ट पैदा करते हुए। रिस्ट्रेनिंग स्मोक एनवायरनमेंट को सील कर सकता था। जब तक गू मास्टर अंदर फंसा रहता, वो अपने पांचों सेंसेस खो देता। जैसे किसी भूल भुलैया या खाई में गिर गया हो, वो आजाद नहीं हो पाता। केओटिक लाइटनिंग बॉल्स तेज नहीं थे, लेकिन रिस्ट्रेनिंग स्मोक के दबाव के साथ वो परफेक्ट पार्टनर्स दी और सबसे बड़ा असर डाल सकते थे। फैंग युआन थोड़ी चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सका।
ताई बाई यून शेंग का फेल होना वो नहीं था जो फैंग युआन देखना चाहता था। अपने हाथ में ग्लास ओनर टोकन पकड़े हुए फैंग युआन ने अपनी पकड़ मजबूत की जब उसकी निगाहें अंधेरी हो गई। अभी भी बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। मेरी मौजूदा ताकत से मैं हालात से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं। हाओ हाओ हाओ। केओटिक लाइटनिंग बॉल्स हवा में उड़ रहे थे, एक अजीब और तीखी आवाज निकालते हुए। वो एक औरत के चीखने और रोने जैसी आवाज कर रहे थे, कानों को बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसी समय रिस्ट्रेनिंग स्मोक गरज रहा था, ताई बाई यून शेंग की तरफ बढ़ रहा था। ताई बाई यून शेंग का चेहरा पीला पड़ गया। केओटिक लाइटनिंग बॉल्स ने अपनी दिशाएं अचानक बदल दीं, कभी वो दाएं जाते, कभी बाएं, उनसे बचना मुश्किल था। इसके अलावा उसके चारों तरफ रिस्ट्रेनिंग स्मोक के निशान द जैसे वो किसी प्राचीन जंगल के बीच में हो। अगर मेन रिस्ट्रेनिंग स्मोक के कांटेक्ट में आया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ओ नो, मेरे इमॉर्टल एपर्चर में हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी भी बन रही है और मैं पहले ही अपने डिफेंसिव गु खो चुका हूं। ताई बाई यून शेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसकी निगाहें दृढ़ता से चमक रही थीं। रिस्क लेना हाई होगा। उसके जिस्म से एक चमकती हुई रोशनी निकली, कई मूवमेंट गु का इस्तेमाल करते हुए उसका जिस्म हवा में उड़ गया। तेज हवा ने इस बूढ़े आदमी के बालों को पीछे की तरफ उड़ा दिया, एक बेपरवाह अंदाज दिखाते हुए। भीड़ से हैरान चीखें सुनाई दे सकती थीं। ताई बाई यून शेंग ट्रिब्यूलेशन क्लाउड की तरफ लपका, उसके ऊपर अनगिनत केओटिक लाइटनिंग बॉल्स दी, दूर से देखने पर वो आग की तरफ उड़ते हुए एक परवाने जैसा लग रहा था। क्या ताई बाई यून शेंग मौत ढूंढ रहा है? ये लुई संग ने गहरी भावे सिकोड़ी। गुड। हे लू लैन ने हालांकि बहुत तारीफ की। फैंग युआन की ईंट भी चमक उठी। रिस्ट्रेनिंग स्मोक शायद बिना किसी अटैक पावर के हार्मलेस लग सकता है और सिर्फ दुश्मनों को फंसा सकता है, लेकिन ये केओटिक लाइटनिंग बॉल से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। ताई बाई यून शेंग सिचुएशन को समझ गया और उसने सबसे अच्छा फैसला लिया। बस इतना देखा कि जब वो थंडर क्लाउड में घुसा, अनगिनत लाइटनिंग बॉल्स पानी में तैरती मछलियों की तरह नीचे गिरे। बम बम बम। लाइटनिंग बॉल्स लगातार फैटते रहे, लेकिन इससे ताई बाई यून शेंग पर कोई असर नहीं हुआ। वो दाएं बाएं उड़ रहा था, अटैक्स की बौछार में बचने का मौका ढूंढ रहा था। उसकी मूवमेंट स्पीड कभी तेज तो कभी धीरे थी, सिचुएशन पर उसका गजब का कंट्रोल था। अमेजिंग। ये किस लेवल की फ्लाइंग अटेनमेंट है? सोचना भी मत कि लॉर्ड ताई बाई यून शेंग असल में एक फ्लाइंग मास्टर हैं। उन्होंने खुद को बहुत गहराई से छुपा रखा था, मुझे तो अभी पता चला। हर कोई ये जानकर बहुत खुश था कि ताई बाई यून शेंग एक फ्लाइंग मास्टर था। सोचना भी मत कि ताई बाई यून शेंग क्लाउड पाथ गु वॉर्म्स इस्तेमाल करने में माहिर था। ये लुई संग ने तारीफ की, वो फ्लाइंग के इस डिस्प्ले से बहुत हैरान नहीं था। ताई बाई यून शेंग एक हीलिंग गु मास्टर था। इन सालों में जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स में घूमा, उसने कई खतरों का सामना किया था। ए फ्लैट तक जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई गुप्त काबिलियत होनी ही थी। सच तो यह है, ZYA डिटार हीलिंग गु मास्टर्स या तो डिफेंस में या मूवमेंट में माहिर होते थे। जब इन गु मास्टर्स को ट्रेन किया जाता था, तो उन्हें खास तौर पर इसी तरह ट्रेन किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैटलफील्ड में हीलिंग गु मास्टर्स आमतौर पर सबसे पहले टारगेट किए जाते थे। कई बार उन्हें अपने टीममेट्स से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता था। इसलिए हीलिंग गु मास्टर्स को खुद को बचाने के लिए कुछ तरीके आने चाहिए थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 हीलिंग गु मास्टर के रूप में ताई बाई यून शेंग डिफेंस में माहिर नहीं है। उसकी उम्र को देखते हुए ऐसी फ्लाइंग अटेनमेंट होना कोई हैरानी की बात नहीं है। हे लू लैन ने यह सोचा और अपना सर घुमाया, दूर आसमान की तरफ देखते हुए। वहां फैंग युआन अजूर वुल्फ किंग की पीठ पर बैठा ताई बाई यून शेंग को गौर से देख रहा था। ताई बाई यून शेंग की तुलना में चांग शन येन, जो एक फ्लाइंग मास्टर भी था, बहुत छोटा था। छोटी चिड़िया, तुम सच में मजे कर रही हो। ट्रू यांग बिल्डिंग में जायंट सुन की विल गुस्से के बजाय हंस पड़ी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग जोर से हिल रही थी, आसमान में ऑरोरा कांप रहा था जबकि एक विशाल रोशनी का स्तंभ बाहर निकला। इमॉर्टल गु डाइवर्ट डिजास्टर। डाइवर्ट डिजास्टर की रोशनी ताई बाई यून शेंग के चारों तरफ चमकी, लाइटनिंग बॉल्स और रिस्ट्रेनिंग स्मोक को चीरती हुई। पूर्वज सच में ताई बाई यून शेंग को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर हमला किया। हैरान चीखों के बीच जले हुए और ईर्ष्या करने वाले लोग भी थे। ये बहुत अजीब है, ताई बाई यून शेंग जायंट सुन के ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। सोचना भी मत कि उस ऐसे आशीर्वाद मिल सकते हैं। कोई संदेह में था। जैसा सोचा था, उसने हमला किया। फैंग युआन ने मन ही मन आहें भरी। ताई बाई यून शेंग पहले हाईलैंड स्पिरिट और जायंट सुन की विल के बीच की लड़ाई में एक क्रूशल फैक्टर बन चुका था।
लैंड स्पिरिट यूज नुकसान पहुंचना चाहता था, जबकि जायंट सुन की विल यूज बचाना चाहती थी। चैप्टर 611 लैंडस्केप एज बिफोर लक इंस्पेक्शन गू। फैंग युआन का दिल हिला, उसने तेजी से अपना प्राइमीवल एसेंस गू में भेजे दिया। अगले हाइपैल, उसकी नजर बदल गई। लक इंस्पेक्शन गू, एक रैंक 5 लक पाथ इन्वेस्टिगेटिव गू, ये उस किस्मत को देखने की इजाजत देता था, भले ही वो फॉर्मलेस हो। ए फ्लैट ताई बाईयून शेंग की किस्मत को देखते हुए, उसकी पहले की आग जैसी लाल किस्मत जो शुरू में एक चमकदार लाल रोशनी से जल रही थी, थोड़ी सिकुड़ गई थी। पहले जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विल उसकी मदद कर रही थी, इसलिए उसकी किस्मत खर्च हो रही थी। ए फ्लैट जब उसने एक बार फिर मदद की, ताई बाईयून शेंग के पास अपनी शुरुआती किस्मत का सिर्फ 1/3 हिस्सा बचा है। फैंग युआन ने एक आलन किया। अपनी किस्मत को देखते हुए, ये अभी भी काले ताबूत जैसी किस्मत थी, स्याही जैसी गाढ़ी और घनी, और पहले से भी बड़ी। फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा, लेकिन जल्दी ही वो खुद पर हंसा, ब्लेस्ड लैंड के लोगों को देखते हुए। जो लोग ताई बाईयून शेंग को इमॉर्टल रेल्म में जाते देख रहे थे, उनकी किस्मत में भी बदलाव आए थे। गू मास्टर्स की बड़ी संख्या ने अनजाने में काले ताबूत जैसी किस्मत की एक छोटी सी परत विकसित कर ली थी। सिवाय ही लूलन के, उसकी अभी भी वही अपरिवर्तित प्रचुर नीली किस्मत थी। चारों तरफ देखकर फैंग युआन को अपनी अंग में दर्द महसूस हुआ, उसने जल्दी से लक इंस्पेक्शन गू का इस्तेमाल बैंड कर दिया। जब एक गू मास्टर असेंड करता है, तो वहां अनंत हेवन और अर्थ की होती है, ऐसे माहौल में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने से बैकलैश होगा। अगर वो जबरदस्ती उनका इस्तेमाल करना जारी रखता, तो वो और उसके गू वॉर्म्स दोनों को चोट लगती, या शायद मौत का भी सामना करना पड़ता। जब उसकी नजर आम हो गई, फैंग युआन ने फिर से ताई बाईयून शेंग को देखा। वो तूफान में तैर रहा था, बादलों की दरारों से उड़ रहा था, अपनी मास्टर लेवल फ्लाइंग अटेनमेंट का प्रदर्शन कर रहा था। उसके जिस्म में अब कोई डिफेंसिव गू नहीं था, वो केओटिक लाइटनिंग बॉल से बचने के लिए अपनी मूवमेंट पर निर्भर था, ये रस्सी पर चलने जैसा था, वो बड़े खतरे में था। रिस्ट्रेनिंग स्मोक की अर्थली कैलेमिटी से बचने के लिए, वो थंडर क्लाउड्स में घुस गया। ये दो मुश्किलों को तोलने पर एक समझदारी भरा फैसला था, लेकिन ये एक मजबूरी भरा चुनाव भी था। अगर मेरे पास ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस ना होता, और मी यूज डाइल्यूट करके अनंत प्राइमीवल एसेंस ना बना पाता, तो ऐसी पागलपन भरी फ्लाइंग स्पीड ने मेरे अपचक को कब का सुखा दिया होता। ताई बाईयून शेंग जोर से सांस ले रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका जिस्म कमजोर महसूस कर रहा था, सिचुएशन और भी खतरनाक होती जा रही थी। स्वूश! अचानक, एक केओटिक लाइटनिंग बॉल ने दिशा बदली और उसकी तरफ लपका। ताई बाईयून शेंग उससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो सिर्फ गुस्से भरी निगाहों से घूर सकता था। संकट के पाल में, एक सफेद रोशनी का स्तंभ आया, सीधे इस केओटिक लाइटनिंग बॉल से टकराया। लाइटनिंग बॉल रोशनी की किरण से तेजी से पिघल गया, शुद्ध हेवन की में बदल गया। डाइवर्ट डिजास्टर गू। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की मदद एक बार फिर आई, ताई बाईयून शेंग को बचाते हुए। बाल बाल बचा, भले हाई मेन गू इमॉर्टल बन गया हूं, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है। अगर मेन केओटिक लाइटनिंग बॉल से टकरा जाता, तो मुझे गहरी चोट लगती, अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता। ताई बाईयून शेंग ने अपना थूक निगला, कुछ बचे हुए डर को महसूस करते हुए। गू इमॉर्टल बनने के बाद, उसके जीवन का आधार ऊंचा हो गया था। अगर वो अभी भी एक मॉर्टल होता, तो एक केओटिक लाइटनिंग बॉल यूज आसानी से मार सकता था। गू इमॉर्टल्स, हालांकि, ज्यादा सख्त, बिना किसी डिफेंसिव गू के भी, वो बिना किसी प्रॉब्लम के दर्जन भर से ज्यादा लाइटनिंग बॉल्स से सकते थे। लेकिन बात यह थी, इन लाइटनिंग बॉल्स के खास असर थे। टकराने के बाद, वो ताई बाईयून शेंग के विचारों को केओटिक कर देते। एक बार उसका दिमाग केओस में आ जाता तो वो ठीक से सोच नहीं पाता। इस क्रूशियल पाल में, जब तक ताई बाईयून शेंग हवा में एक पाल के लिए रुकता, उस पर अनगिनत लाइटनिंग बॉल्स एक साथ हमला कर देते। अगर वो इन लाइटनिंग बॉल्स से लगातार टकराता, तो ताई बाईयून शेंग के पास अपने विचारों को इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं होता, वो बस अनंत लाइटनिंग बॉल्स के नीचे डूब जाता। जल्दी देखो, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ने ताई बाईयून शेंग को एक बार फिर बचाया। सही कहा, ये कम से कम 10 बार हो चुका है। ट्रू यांग बिल्डिंग की मदद से, लगता है ताई बाईयून शेंग का ट्रिब्यूलेशन बिना किसी विफलता के सफल हो जाएगा। बाहर, सबने ये हैरान और ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। इतनी गहरी मदद, क्या ये सच में काम करेगी? हे लूलैन की एड तेजी से चमक रही थी, उसने सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखा। ऐसे माहौल में, जब हेवन और अर्थची रैम्पेज कर रही थीं, किसी भी गू वर्म का इस्तेमाल एक बड़ा बैकलैश पैदा करेगा। डाइवर्ट डिजास्टर गू कोई अपवाद नहीं था।
गू मास्टर्स के इतिहास में गू इमोर्टल्स के ट्रिब्यूलेशन के दौरान मदद करने के कई मामले और आखिर में बैकलैश ने उनके इमोर्टल गू को नाश कर दिया। सिवाय इसके कि ज्यादातर लोग अनजान थे और ऐसे रहस्यों को नहीं जानते थे। डाइवर्ट डिजास्टर गू 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बुनियादी टुकड़ों में से एक है। इसका इस्तेमाल इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के लिए आपदाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके बिना इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को भयानक अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ेगा। जायंट सुन की विल ताई बाई यून शेंग के लिए ऐसे कीमती गू को कुर्बान नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जायंट सुन की विल का रीइंफोर्समेंट लिमिटेड है। ए फ्लैट जो होगा वो सबसे क्रूशियल है। ये ताई बाई यून शेंग पर निर्भर करेगा कि क्या वो जल्दी से इमोर्टल एपर्चर में कैलमिटी और ट्रिब्यूलेशन से बच पाता है। फैंग युआन अजूर वुल्फ किंग की पीठ पर बैठा हुआ भावहीन था, बढ़ती हुई टेंशन के साथ देखते हुए। आखिरकार लैंडस्केप एज बिफोर गू नॉर्दर्न प्लेन्स आने के उसके मुख्य लक्ष्यों में से एक था। ताई बाई यू शेंग की स्पीड धीमी होने लगी। वो अपने अपर्चर और उसके बाहर दोनों जगह मुश्किलों का सामना कर रहा था। लैंड स्पिरिट यूस नुकसान पहुंचा रहा था, जबकि उसके अपने इमोर्टल एपर्चर में उसके मोर्टल गू के असेंशन के कारण कैलमिटी और ट्रिब्यूलेशन बन रही थी। ये आंतरिक खतरा खास तौर पर उसका बहुत सारा ध्यान खींच रहा था, इसलिए बाहरी दुनिया के प्रति उसके रिएक्शंस धीमे हो रहे थे। अचानक उसका जिस्म कांपा, उसकी हरकतें पूरी तरह रुक गई। तुरंत बाद अनगिनत केओटिक लाइटनिंग बॉल्स उसकी तरफ उड़े। डाइवर्ट डिजास्टर लाइट पिलर तेजी से चमक रहा था। ये फट पड़ा और ताई बाई यून शेंग को घेर लिया। ए फ्लैट सबसे क्रूशियल समय है। फैंग युआन, ही लूलैन, ये लुई संग और दूसरे साफ साफ देख सकते थे कि यही वो पाल था। उनकी इन्हीं चमक रही थी। इस पल ताई बाई यून शेंग के इमोर्टल एपर्चर में तेज रोशनी फूटी, पूरी छोटी सी दुनिया को निगल गई। इमोर्टल गू की ओरा एक फव्वारे की तरह बाहर निकल रही थी। अस्तेज रोशनी में एक इमोर्टल गू धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ये एक लेडीबग जैसा दिखता था, मुट्ठी के आकार का था और इसका जिस्म जड़े का था। उसकी गोल पीठ पर प्राकृतिक निशान आधा नदियों और समुद्रों का था, जबकि दूसरा आधा घाटियों और पहाड़ों का था। तो यह इमोर्टल गू रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर को मिलाकर बनाया गया है। लगता है इसका असर भी रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर का प्रोडक्ट है, लेकिन एलिवेटेड। ताई बाई यून शेंग ने विश्लेषण किया। ये हेवन और अर्थ के रेजोनेंस के दौरान रिफाइन हुआ था। ये उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए वो अभी भी लैंडस्केप एज बिफोर के असर के प्रति अनिश्चित था। कुछ सांस तक उस देखने के बाद ताई बाई यून शेंग ने अपना ध्यान ब्लेस्ड लैंड के सबसे केंद्रीय क्षेत्र पर लगाया। इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर ये उसके लक्ष्य का हिस्सा नहीं था, सिर्फ एक अतिरिक्त सरप्राइज था। ए फ्लैट ब्लेस्ड लैंड के केंद्र में मैन एज बिफोर गू एक विशाल कोकून में बदल गया था, लेकिन यूएस पर दरारें पड़ने लगी थीं। दरारों से चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी बाहर निकल रही थी। ककून तोड़कर तितली बनना। जैसे हाई घाना कोकून गायब हुआ, एक रंग बिरंगी तितली आसमान में फड़फड़ाई। जहां भी वो जाती, इंद्रधनुषी रोशनी बरसती। तितली के रास्ते के पीछे एक टेढ़ा मेधा इंद्रधनुष बन जाता। सक्सेस, इमोर्टल गू मैन एज बिफोर। आहा, ये देखकर ताई बाई यून शेंग बेहद खुश था। वो पागलों की तरह हंसा। इतने सालों की जमा पूंजी, इतने सालों का इंतजार और चिंता, इतनी बार वो गंभीर खतरे में पड़ा था, लेकिन इस पल यूज एक परफेक्ट परिणाम मिला। लेकिन उसका आंतरिक खतरा अभी भी बना हुआ था। इमोर्टल एपर्चर में नीला ट्रिब्यूलेशन क्लाउड गरज रहा था। एक विशाल हरे रंग का नाग बना रहा था। नाग के सिर पर एक चांदी का सींग था और उसका जिस्म 100 मीटर लंबा था। नाग की पूंछ की में बदल गई थी, ट्रिब्यूलेशन क्लाउड के साथ मिल गई थी। जमीन की बात करें तो वो हिलने लगी, गरज जैसी तेज आवाजें निकालते हुए कान के पर्दों को दर्द दे रही थी। नई बनी जमीन दरारों से फट गई, जिससे लावा बाहर निकलने लगा। धुआं पेड़ों जैसा घना था, जबकि आसपास सब कुछ मुरझा गया। हेवनली ट्रिब्यूलेशन, सिल्वर हॉर्न ग्रीन स्केल पाइथन, अर्थली कैलमिटी, मोल्टन अर्थ। ताई बाई यून शेंग का दिल कांप गया। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलमिटी दोनों का एक साथ अकेले सामना करते हुए उसने एक भारी दबाव महसूस किया। उसने अपनी उम्मीदें इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर पर लगाई। आओ, उसने इच्छा की। जैसा कि हरे अंगूर जैसे इमोर्टल एसेंस का एक मोती बाहर निकला, लैंडस्केप एज बिफोर गू में मिल गया। लेडीबग जैसा लैंडस्केप एज बिफोर गू ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए, बिजली की चमक की तरह उड़ गया। जहां भी वो गया, आसपास जमीन वसंत में लौट आई, जबकि लैंडस्केप सामान्य हो गया, अस्पताल में वापस आ गया जब अर्थली कैलमिटी ने हमला किया था। गुड गू। ताई बाई यून शेंग का दिल शांत हो गया।
लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू के साथ यूज अर्थली कैलेमिटी से कोई डर नहीं था। हिस सिल्वरहॉर्न ग्रीन स्केल पाइथन ने अपना मुंह खोला, एक तीखी आवाज निकालते हुए। ये अचानक बाहर निकला, उसका विशाल जिस्म अपने साथ हवा का झोंका लाया, जबकि ये लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू पर झपटा। ताई बाई यून शेंग नर्वस था, हालांकि इमॉर्टल गू में बड़ी क्षमताएं थीं, जो डिफेंसिव गू नहीं द वो आमतौर पर नाजुक थे। लैंडस्केप एज बिफोर गू वैसा ही था, अगर इसे सिल्वरहॉर्न ग्रीन स्केल पाइथन ने नाश्त कर दिया तो ताई बाई यून शेंग की सिचुएशन खराब हो जाती। शुक्र है लैंडस्केप एज बिफोर गू उसके अपचर से हेवन और अर्थ के रेजोनेंस के दौरान पैदा हुआ था, वो इसे अपने हाथ पैरों की तरह कंट्रोल कर सकता था। ताई बाई यून शेंग के जीवन में गहरे अनुभव जमा द उसने जल्दी से लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू को हरेक्ट में लाया और भाग गया। उसके पीछे सिल्वरहॉर्न ग्रीन स्केल पाइथन ने दर्जनों बार हमला किया, उसने पहाड़ों और नदियों को नाश्त कर दिया, जमीन छेड़ दी गई और पत्थर उड़ने लगे, जबकि जांगली हवा ने जमीन को तहस नहस कर दिया। ओ नो! इस रेट से ताई बाई यून शेंग पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा था। कुछ सांस के बाद उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसकी उंगली कास कर बैंड थी, उसका जिस्म अभी भी हवा में तैर रहा था, जबकि केओटिक लाइटनिंग बॉल्स उसकी तरफ टकरा रहे थे। लेकिन शुक्र है, डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू के लाइट पिलर के कारण उसका जिस्म सुरक्षित था। ताई बाई यून शेंग लंबे समय से बाहरी दुनिया की परवाह नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपने बाहरी खतरे को नहीं भूला था। इस भयानक सिचुएशन ने उस अपने नुकसान को डिसाइसिवली काटने के लिए मजबूर कर दिया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का रिइंफोर्समेंट लिमिटेड है, ये कभी भी रुक सकता है। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू मेरे पास है, जब तक मेरे पास समय है, उम्मीद है। काट दो, इसे काट दो, ताई बाई यून शेंग ने अपने दिल में चिल्लाया। अपने हेडक्वार्टर्स को बचाने के लिए टेरिटरीज को छोड़कर उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एक हिस्सा छोड़ दिया, आसमान कटने लगा। ब्लेसड लैंड एक गू इमॉर्टल की बुनियाद और बेस था। ब्लेस्ड लैंड को काटना एएटीएम हत्या जैसा था, ये उनकी अपनी ताकत और पोटेंशियल को कम कर देता था। लेकिन ताई बाई यून शेंग के पास कोई और चारा नहीं था। जैसे फैंग युआनहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में अर्थली कैलेमिटी से बचा था, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो से छुटकारा पाने के लिए उसने ब्लेस्ड लैंड का एक हिस्सा छोड़ दिया। ताई बाई यून शेंग को भी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी। ब्लेसड लैंड का आसमान परत दर परत उतर गया। घने ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स के साथ वो सब उसके जिस्म से बाहर भेजे दिए गए। उसके जिस्म के बाहर इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड था। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक खुशी से चहचहाया जबकि उसने इन ब्लेस्ड लैंड के टुकड़ों को निगल लिया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। जायंट सुन की विल गुस्से में चिल्लाई। वो ताई बाई यून शेंग की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो अपने दुश्मन की ताकत बढ़ा रहा था। जायंट सुन की विल को यूज बचाना ही था, क्योंकि अगर ताई बाई यून शेंग मर जाता तो उसका पूरा इमॉर्टल एपर्चर इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड द्वारा निगल लिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण, डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू पहले से ही दरारों से भरा था। अगर वो ताई बाई यून शेंग को और रिइंफोर्स करता तो गू बैकलैश से नाश हो सकता था। डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बुनियादी टुकड़ों में से एक था, इसे खोया नहीं जा सकता था। लेकिन अगर ताई बाई यून शेंग मर जाता तो यह जायंट सुन की विल के लिए भी उतना ही नुकसानदेह था। एक पाल में जायंट सुन की विल एक मुश्किल स्थिति में फंस गई। चैप्टर 612 लैंड स्पिरिट को धोखा इमॉर्टल एपर्चर में आसमान परत दर परत उतरने लगा, उसके साथ घने ट्रिब्यूलेशन के बादल भी पतले हो गए। विनाशकारी सिल्वरहॉर्न ग्रीन स्केल पाइथन का जिस्म अपने असल साइज का 10वां हिस्सा रह गया, उसकी शक्ति बेहद कमजोर हो गई। ताई बाई यून शेंग के लिए हालत बेहतर हो रही थी, कामयाबी बस मिलने ही वाली है। जब ताई बाई यून शेंग ने अपनी आंखें खोली तो वो आंसुओं से भरी हुई थीं। इमॉर्टल एपर्चर में सिचुएशन पहले हाई स्टेबल हो रही थी और उसके पास बाहरी संकट पर थोड़ा ध्यान देने की गुंजाइश थी। डाइवर्ट डिजास्टर की रोशनी यूज कवर कर रही थी, कैलेमिटी और ट्रिब्यूलेशन को उससे दूर रखते हुए। ताई बाई यून शेंग ने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया, ये सब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की मदद से है, वरना मेरे लिए कामयाब होने की उम्मीद रखना भी मुश्किल होता। डाइवर्ट डिजास्टर की रोशनी अचानक गायब हो गई। ताई बाई यून शेंग अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था और केओटिक लाइटनिंग बॉल्स की बारिश यूएस पर हो गई। उसका दिमाग फौरन अजीबो गरीब हो गया। वो भी ढांगी तरह से इधर उधर उड़ने लगा, ढेर सारे केओटिक लाइटनिंग बॉल्स से टकराते हुए, क्योंकि उसके पास खुद से कुछ भी करने की समझ नहीं बची थी। सभी शॉक दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ने एक बार फिर से एक जबरदस्त अब्जॉर्प्शन फोर्स का प्रदर्शन किया और सीधे यूएस होश खो चुके ताई बाई यून शेंग को पकड़ लिया।
जायंट सुन की विल डाइवर्ट डिजास्टर गू को कुर्बान नहीं कर सकती थी और ना हाइताई बाई यून शेंग को मरने दे सकती थी। सबसे अच्छा तरीका था, बेशक, ताई बाई यून शेंग को ब्लेस्ड लैंड से बाहर फेंक देना। बदकिस्मती से इस सिचुएशन में ये सिर्फ फ्रॉस्ट जेड पीकॉक हाई कर सकता था। मजबूरन जायंट सुन की विल को ये घटिया तरीका अपनाना पड़ा। ये वाकई एक घटिया सॉल्यूशन था। सबके शॉक्ड नजरों के नीचे ट्रिब्यूलेशन के बादल और कैलेमिटी की धूल तेजी से बढ़ गई और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को घेर लिया। अनगिनत केओटिक लाइटनिंग बॉल्स एक भयानक तूफान की तरह नीचे गिरे, जबकि रिस्ट्रेनिंग स्मोक टावर के चारों तरफ एक प्राचीन विशाल अजगर की तरह लिपट गया, लगातार अंदर घुसता हुआ। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ताई बाई यून शेंग को अंदर ले आई थी, इसलिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी का टारगेट बन गई। ताई बाई यून शेंग की जान बचाने के लिए जायंट सुन की विल ने जबरदस्ती हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी का सामना करने का फैसला किया। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड ताई बाई यून शेंग को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में ले जाया गया। आखिर वो पूर्वज से ऐसी मदद पाने के लायक कैसे है? यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ट्रू यांग बिल्डिंग के लिए बेहद खतरनाक हैं। सभी लोग हैरान और शॉक्ड नजरों से देख रहे थे। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी की मौजूदगी में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना बैकलैश को दावत देना था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था। असल में ये कई इमॉर्टल गू और अनगिनत मॉर्टल गू का एक इंटीग्रेटेड बॉडी था। और अब ये जबरदस्ती हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी का सामना कर रहा था। इस पर दबाव पहले ही बहुत ज्यादा था और बैकलैश की ताकत के कारण गू वॉर्म्स के बीच का कोऑर्डिनेशन प्रभावित हो गया था। ये साफ था, ये किसी भी तरह से एक समझदारी भरा कदम नहीं था। लेकिन ताई बाई यून शेंग जायंट सुन की विल और फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के बीच की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चाबी बन गया था। जायंट सुन की विल सिचुएशन से मजबूर होकर सिर्फ ऐसे ही एक तरीके का सहारा ले सकती थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर फ्रॉस्ट जेड पीकॉक तेजी से अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लगातार विशाल पेड़ों के बीच से बचता हुआ। 5 इमॉर्टल गू उनके पीछे हर तरह की आग वाली पूंछें लिए उसका पीछा कर रहे थे और उस रोक रहे थे। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक दोबारा सील नहीं होना चाहता था और भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे उसने अपना होश खो दिया और सही रास्ते पर नहीं चल पाया, रास्ते में अनगिनत विशाल पेड़ों से टकरा गया। जायंट सुन की विल के कंट्रोल में ट्रू यांग बिल्डिंग एक नेचुरल पिंजरा था जो किसी भी राउंड की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि फ्रॉस्ट जेड पीकॉक पिंजरे में बैंड पक्षी था। विशाल पट ट्रीमे में बदल गए, उस रोकने के लिए अपनी बाहें खोल दी। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने चोट लगने पर तीखी चीख मारी। उसने 3 पुराने ट्रीमे की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया, लेकिन इससे उसकी स्पीड बहुत कम हो गई और पीछे से एक मेटल पाथ इमॉर्टल गू ने यूज पकड़ लिया। एक सुनहरी रोशनी की धारा तेजी से उसके जिस्म पर बहने लगी। जहां भी सुनहरी रोशनी छूटी वहां एक मोटा सुनहरा शेल बन गया, जिसने फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को मजबूती से ढक लिया। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने महसूस किया कि वो सुनहरी रोशनी से ढके हुए किसी भी हिस्से में हिल नहीं सकता। वो तुरंत चौंक गया और गुस्सा हो गया। उसने जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन अगले हाइपैल अस पर दूसरे इमॉर्टल गू ने हमला कर दिया। एक गहरी नींद उसके दिमाग पर हावी हो गई, जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उस सोने की तेज इच्छा हुई। बूम! वो सर के बाल जमीन पर गिर गया, अब और उड़ नहीं पा रहा था। यूज एक पूर्वाभास हुआ कि उसकी किस्मत दोबारा सील होने की है। दुख और गुस्से से भरे आंसुओं की 2 कतारें अनजाने में उसकी आंखों से बहने लगी। सोचना भी मत। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने खुद से बड़बड़ाया, अपनी सारी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके विरोध करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके जिस्म पर अभी भी इमॉर्टल गू ग्रुअलमट की बची हुई ताकत थी, उस दोबारा सील करने वाले 2 इमॉर्टल गू ग्रुअलमट से बंधे नहीं थे। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने एक तेज सुसाइडल विल का प्रदर्शन किया और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की बुनियाद हेवन और अर्थ ची को खींच लिया, ताकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी को और तेज कर सके। और वो तेजी से कमजोर हो रहा था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड एक स्पेस पाथ गू इमॉर्टल से पैदा हुआ था, इसलिए ब्लेस्ड लैंड का टेरिटरी विशाल था, जो अपने लेवल के किसी भी क्षेत्र से कहीं ज्यादा था। बाद में इसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने डेवलप किया, जिससे ये एक टॉप नॉच ब्लेस्ड लैंड बन गया और दिन और रात के बीच ट्रांसिट करने की क्षमता भी हासिल कर ली। ये कहा जा सकता है कि ये एक ग्रोटो हेवन में बदलने की दहलीज पर था। अगर ये टाइम पाथ गू इमॉर्टल ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर को निगल सकता
तो स्पेस और टाइम का मिलन हो सकता था, जो इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड के लिए सबसे बड़ा सप्लीमेंट था। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि एक क्वालिटेटिव चेंज हो जिससे इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड एक ग्रोटो हेवन में एडवांस हो जाए। अगर ऐसा होता तो फ्रॉस्ट जेड पीकॉक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के ZYA डेटार अरेंजमेंट्स को तोड़ सकता था। हालांकि ये 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को दबा नहीं सकता था, लेकिन उसके पास यूज ब्लेस्ड लैंड से बाहर निकलने की ताकत होती। लेकिन जायंट सुन की विल सच में बहुत दृढ़ थी और ताई बायुन शेंग की जान बचाने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी से होने वाले नुकसान को सहने के लिए तैयार थी। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक तो बस एक गू इमॉर्टल की मौत के बाद बची हुई एक ऑब्सेशन थी। वो जायंट सुन की विल के खिलाफ कैसे साजिश रच सकता था? लेकिन ये उसकी ऑब्सेशन के कारण ही था कि वो बहादुर और ना झुकने वाला था। दोबारा सील होने की कागार पर उसने मिटना बेहतर समझा और परिणामों की परवाह किए बिना उसने इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड से बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ की खींच ली। ये हेवन और अर्थ की आग में घी डालने जैसी थी। जैसे हाई वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी में शामिल हुए, आसमान बिजली से गरज उठा, केओटिक लाइटनिंग बॉल्स की संख्या तुरंत 10 गुना बढ़ गई और रिस्ट्रेनिंग स्मोक में और भी बदलाव आए। उसका जिस्म फूल गया और उसका गहरा रंग और भी गहरा हो गया। क्रैक 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 लाइटनिंग बॉल्स तूफान की तरह बरसे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर जोर से टकराए। धमाकों की आवाजें आयम। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग निशानों से भर गई, टावर के छज्जे टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए और बाहरी दीवार पर एक दरार भी आ गई। रिस्ट्रेनिंग स्मोक एक और बड़ी समस्या बन गया। एक घटक स्मोक कैलेमिटी में बदल गया। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की सतह पर हर जगह फैल गया, धीरे धीरे यूज काला करता गया। बिल्डिंग की काली दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे उन पर 1000 साल का असर हो गया हो और वो उखड़ने लगी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी और भी मजबूत हो गए हैं। ये बहुत भयानक है। पीछे हटो, पीछे हटो। क्या हो रहा है? बाहरी दुनिया से हवा और बर्फ भी अंदर आ रही है। सभी शौक में चिल्लाने लगे। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ की निकली, जिससे इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड की बुनियाद को चोट पहुंची। अगर इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड शुरू में एक मजबूत घर था, तो अब ईंटें और पत्थर निकाल लिए गए थे, सिर्फ घर का ढांचा बचा था। इससे उसमें अनगिनत छेद हो गए जो बाहरी दुनिया से जुड़ गए। और नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया में इस वक्त हर 10 साल में आने वाला ब्लिजर्ड हो रहा था। डाइवर्ट डिजास्टर गू सुशुपीटी था, जिसके कारण इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड को ब्लिजर्ड कैलेमिटी का आक्रमण भी झेलना पड़ा। इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड अब कोई शरण स्थली नहीं था। बड़ी मात्रा में हवा और बर्फ अंदर आ रही थी। तापमान तेजी से गिर गया जबकि भारी बर्फबारी अंदर उड़ रही थी। हालांकि यह अभी तक स्नो मॉन्स्टर्स बनाने के लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं था। छोटी चिड़िया, देखो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, जायंट सुन की विल ने चिढ़कर चिल्लाया। ब्लेसड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस हर निश्चित समय के अंतराल पर हर तरह की कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित करते थे। उनकी किस्मत जितनी बड़ी होती, कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस उतनी ही मजबूत होते। हर 10 साल में पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में तबाही मचाने वाली महान बर्फ आपदा असल में इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड की कैलामिटी और ट्रिब्यूलेशन थी। इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड के पास 88 ट्रू यांग बिल्डिंग थी और ये एक पीक लेवल का ब्लेस्ड लैंड भी था जिसका टेरिटरी एक छोटी दुनिया के साइज का था। इसमें जो किस्मत थी वो विशाल थी, इसलिए ये जिन कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित करता था वो बेहद भयानक थे। अभी डाइवर्ट डिजास्टर गू सुशुपीटी था, जबकि इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स से बाहर जुड़ गया था, जिसके कारण 10 साल में एक बार आने वाला ब्लिजर्ड उसमें वापस आ गया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग लाइटनिंग बॉल्स के पागलपन भरे हमलों, काले धुएं के आक्रमण का जबरदस्ती सामना कर सकती थी, लेकिन यह उस ब्लिजर्ड का मुकाबला नहीं कर सकती थी जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में तबाही मचा सकता था। अगर ये सिचुएशन जारी रही तो इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड बर्फ आपदा के कारण खत्म हो जाएगा और टूट जाएगा। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड की जरूरत थी। इस सिचुएशन को सुधारने का एक तरीका था। वो था डाइवर्ट डिजास्टर गू का इस्तेमाल करके हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज को खत्म करना और उन्हें हेवन की और अर्थ की में बदलना। इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड को इन हेवन और अर्थ की को लेने पर मजबूर करना ताकि उसकी बुनियाद स्टेबल हो और नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया से कनेक्शन बैंड हो। जायंट सुन की विल डाइवर्ट डिजास्टर गू को जबरदस्ती एक्टिवेट करने का रिस्क ले सकती थी, लेकिन इंपीरियल गॉड ब्लेस्ड लैंड को हेवन और अर्थ की लेने के लिए फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के सहयोग की जरूरत थी। इस छोटी चिड़िया से सहयोग मांगना तो बस एक नामुमकिन सपना है। भले ही ये जायंट सुन की विल थी, ये एक मुश्किल समस्या थी। उसने मजबूरी में एक ही तरीके के बारे में सोचा
जब तक फ्रॉस्ट जेड पीकॉक एक नए मालिक जोड़े को स्वीकार न कर ले। जायंट सुन की विल को नहीं पता था कि ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर में लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू था जो इस मुश्किल से आसानी से निपट सकता था। उसने अपने पास एक और इमॉर्टल गू के बारे में सोचा, फॉल्स इमोशन फेक विल गू। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के अपने मालिक को पहचानने की शर्त एक ऐसा जोड़ा था जिनके बीच सच्चा प्यार हो। लेकिन कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं था, यहां तक कि लैंड स्पिरिट को भी धोखा दिया जा सकता था। जायंट सुन की विल जानती थी कि जब तक वो 2 कैंडिडेट्स ढूंढकर रन पर फॉल्स इमोशन फेक विल गू का इस्तेमाल करेगा, वो लैंड स्पिरिट को धोखा दे सकता है और फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को नए मालिक पहचानने पर मजबूर कर सकता है। एक बार फ्रॉस्ट जेड पीकॉक कंट्रोल में आ गया तो हर समस्या आसानी से सुलझ जाती। इसके अलावा ये तरीका जायंट सुन की विल के लिए बहुत अनुकूल था। अगर एक सच्चा प्यार करने वाला जोड़ा इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन जाता तो जायंट सुन की विल क्या करती अगर ये जोड़ा उसके आदेशों का पालन न करता? इसके बजाय अगर वो 2 अनजान लोगों को ढूंढकर रन पर फॉल्स इमोशन फेक विल गू का इस्तेमाल करके मालिक बनने की शर्त पूरी कर देता तो पहल उसके हाथ में रहती, क्योंकि फॉल्स इमोशन फेक विल गू में जायंट सुन की विल थी। फॉल्स इमोशन फेक विल गू जायंट सुन की विल के कंट्रोल में था। भले ही 2 अनजान लोग भविष्य में बेवफा हो जाएं, जब तक जायंट सुन की विल के पास फॉल्स इमोशन फेक विल गू था, बुरा से बुरा ये होता कि वो दोबारा 2 नए कैंडिडेट्स चुन लेता। छोटी चिड़िया, तुम मुझसे लड़ने से बहुत दूर हो। जायंट सुन की विल चतुर और बुद्धिमान थी। अपने मुख्य जिस्म की कुछ बुद्धि उस विरासत में मिली थी। लगभग निराशाजनक सिचुएशन यूज रोक नहीं सकी। बस थोड़ा सोचने पर उसने इसे सुझाने का एक तरीका सोच लिया। उसने तुरंत 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की ताकत का इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स की जांच की। अभी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में हर कोई इधर उधर खतरे से भाग रहा था, कई लोग मारे जा रहे थे। सिचुएशन तेजी से खराब हो रही थी। इतनी ठंड थी कि किसी का थूक भी तुरंत बर्फ के टुकड़े में जम सकता था। भारी ब्लिजर्ड बिना रुके अंदर आ रहा था। बर्फ की गहराइयों से लंबे और शक्तिशाली स्नो मॉन्स्टर्स खड़े होने लगे, निगलने के लिए अपने टारगेट चुन रहे थे। लेकिन इससे जायंट सुन की विल को कोई मुश्किल नहीं हुई। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पूरे नॉर्दर्न प्लेन से रिसोर्सेज लूट सकती थी, तो अपने सामने 2 लोगों की क्या बात थी। ये 2 लोग नेचुरल रूप से जायंट सुन के ब्लड लाइन वाले होंगे। जायंट सुन की विल ने जल्द हाई 2 कैंडिडेट्स चुन लिए जो उस संतुष्ट करते थे। हे लूलैन की नज़र तेजी से बदली। वो रैंक 5 पीक स्टेज पर था, लेकिन उसके पास विरोध करने की भी ताकत नहीं थी जब यूज ट्रू यांग बिल्डिंग में खींच लिया गया। मुझे बचाओ। ज्यादा दूर नहीं, माहोंग ये अभी भी पागलों की तरह भाग रहा था और उसने अपने आसपास के बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। थर्ड, उसका सिर सामने एक विशाल पेट से टकरा गया। ये मत कहना कि ये लड़का एम बैंड करके दौड़ रहा था। हे लूलैन भी जुबान था। चैप्टर एंड।